Hello everyone. I hope I am visible. Thank you so much everyone for coming in. I guess हमने काफी वेट कर लिया है. अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं. And thank you so much everyone. And let's start. तो आज की हमारी जो क्लास है बेसिकली वो रेकी की इंट्रोडक्शन के ऊपर है. रेकी का साइंस क्या है, क्योंकि बहुत बार लोगों को कंफ्यूजन होता है कि रेकी कैसे काम करता है, इसके पीछे क्या चीज़ है जो वर्क करती है. और बहुत ही नॉर्मल है क्योंकि हमारा ह्यूमन माइंड है, हमारा लॉजिकल माइंड है और क्वेश्चंस करना, लॉजिक से सोचना ये बहुत ही नॉर्मल है. ठीक है, तो आज हम वही सब टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे कि है क्या रेकी और रेकी के पीछे क्या चीज़ है जो काम करती है और क्या फोर्सेस हैं हमारे आसपास. तो हम उसी को डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो जिन लोगों ने भी 3 o'clock के बाद ज्वाइन किया है उनसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ नेक्स्ट टाइम वेबिनार पे आप प्लीज़ टाइमली ज्वाइन करें ताकि हम सब टाइम से स्टार्ट कर पाए मीटिंग को. Okay, I guess everyone is there. So thank you so much. अब मैं थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन देती हूँ कि मैं कौन हूँ. वैसे तो बहुत सारे लोग मुझे जानते होंगे, यहाँ पे बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स भी हैं. जो लोग नए हैं, जो फर्स्ट टाइम मेरा वेबिनार अटेंड कर रहे हैं या जो फर्स्ट टाइम मुझे सुन रहे हैं, तो उनके लिए एक छोटा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन मैं देना चाहती हूँ. Still we have people in waiting. Okay. So actually I am a chartered accountant और मैंने CFA level 2 भी किया हुआ है. मैं मैरिड हूँ और मैं गुड़गांव से हूँ. मेरा होम टाउन कानपुर है बट वी आर सेटल्ड इन गुड़गांव. और मैंने 2019 में अपना CA का जॉब छोड़ा था. मैं बैंक ऑफ अमेरिका में जॉब करती थी और 2019 अप्रैल में मैंने लीव किया था अपना जॉब. और उसके बाद फिर मैंने अराउंड मई 2019 के बाद से मैंने स्टार्ट कर दिया रेकी को. पहले मैं रेकी हीलिंग करती थी, फिर मैंने रेकी को सिखाना स्टार्ट कर दिया. तो मैंने अपनी रेकी की ट्रेनिंग स्टार्ट की थी अक्टूबर 2018 में. तो ये है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन. और मेरा मिशन यही है कि मैं लोगों को हर चीज़ का एक साइंटिफिक एस्पेक्ट बता पाऊँ कि हमारे अराउंड जो भी चीज़ें हैं, जो भी फोर्सेस है, जो भी पावर्स हैं या हमारे अंदर जो भी चीज़ें हैं, उन सब के पीछे एक साइंटिफिक एस्पेक्ट है, एक लॉजिक है जो क्योंकि वो हमें दिखता नहीं है तो हम उसको सोच नहीं पाते हैं, हम उसको समझ नहीं पाते हैं. जो चीज़ें दिखती हैं हम उसको ज़्यादा आसानी से समझ पाते हैं, बट जो चीज़ें हमें नहीं दिखती हम उनके बारे में नहीं सोच पाते या उनको नहीं समझ पाते. सो मेरा बस एक यही मकसद है कि मैं लोगों को ये रियलाइज़ करवा पाऊँ कि कितनी ज़रूरी है आध्यात्मिक उन्नति किसी के भी जीवन में, कि स्पिरिचुअल जर्नी बहुत ज़रूरी है. हम सब अपने लाइफ में बिजी रहते हैं, काम में, फैमिली में, बट हम सब लोग एक चीज जो बहुत इम्पोर्टेंट है जिसको इग्नोर कर देते हैं वो है हमारे लाइफ का स्पिरिचुअल एस्पेक्ट. क्योंकि आप देखेंगे कि जो भी स्पिरिचुअल इंसान होता है वो लाइफ के किसी भी सिचुएशन में बहुत परेशान नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर अपना एक सेल्फ कंट्रोल डेवलप हो चुका होता है और उसको पता होता है कि उसकी एग्जिस्टेंस क्या है और वो आखिरी एक्चुअली में है कौन. तो जब हमें पता है कि हम कौन हैं, हमारी एग्जिस्टेंस कैसी है, हम एक्चुअली क्या हैं, हमारा पर्पस क्या है लाइफ का, तब हमारे लिए लाइफ को जीना बहुत आसान हो जाता है. सिचुएशंस तो सबके साथ सेम होती हैं, सबके लाइफ में बहुत डिफिकल्टीज आती हैं, बट हर किसी इंसान का नजरिया अलग होता है. नज़ारे बहुत सारे लोगों के लिए सेम होंगे बट नजरिए अलग अलग होंगे. और जिसका नजरिया पॉजिटिव होता है, जिसका आउटलुक पॉजिटिव होता है, वो अपने लाइफ में हर चीज पॉजिटिव करता है. सो बस एक छोटा सा मेरा यही मकसद रहता है कि मैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रीच कर पाऊँ और ये बता पाऊँ कि कितना ज़रूरी है कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान दें. और जितना ज़रूरी बाकी चीज़ें हैं उतनी ही ज़रूरी हमारे लिए स्पिरिचुअलिटी भी है. और क्योंकि आप ये मेरा वेबिनार देख रहे हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोग स्पिरिचुअल हैं, क्योंकि
अगर आप लोग स्पिरिचुअल नहीं होते तो आपको इसमें इंटरेस्ट भी नहीं आता। तो आज की स्टार्ट करते हैं कि आज का हमारा एजेंडा क्या है। हम डिस्कस करेंगे कि हमारे यूनिवर्स के 5 एलिमेंट्स क्या होते हैं। जस्ट अ सेकंड, टू पीपल आर स्टिल वेटिंग। ओके, जो भी लेट कमर्स हैं प्लीज थोड़ा अगर आप लोग टाइम से ज्वाइन इन कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए ना ना एटा भलो जी। सो हम डिस्कस करेंगे कि हमारे यूनिवर्स के 5 एलिमेंट्स क्या हैं, पंच तत्व क्या होते हैं, क्यों डिस्कस करना है। अगर हम उन पंच तत्वों को जानेंगे तभी हम अपने एग्जिस्टेंस को पहचान पाएंगे, क्योंकि हम भी यूनिवर्स का एक पार्ट हैं। प्राणा क्या है? प्राणा, जिसको संस्कृत में प्राणा बोलते हैं, उसी को चाइनीज में ची बोलते हैं, उसी को जापानीज में की बोलते हैं। तो हम ये समझेंगे कि प्राणा, ची, की ये क्या होते हैं। उसके बाद हम ये जानेंगे कि किस तरीके से हम अपने प्राणा को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज आप लोग अपने आप को म्यूट रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। सो हाँ, फिर हम जानेंगे कि रेकी क्या होती है, फिर मैं किस तरीके से रेकी सिखाती हूँ। आप मेरे साथ अगर रेकी सीखते हैं तो आपको क्या क्या सीखने को मिलता है। उसके बाद हम ये भी सीखेंगे कि जानेंगे कि रेकी से हम क्या क्या चीज़ें ठीक कर सकते हैं, और फिर मैं इसको किस तरीके से सिखाती हूँ उसके बारे में डिटेल, एंड देन Q&A, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। अब जो नेक्स्ट स्लाइड हम डिस्कस करने वाले हैं, दिस इज ऑल अबाउट द 5 एलिमेंट्स ऑफ द यूनिवर्स। तो हम आपने बहुत बार सुना होगा, जिन लोगों को आयुर्वेद में इंटरेस्ट है, या आपने नॉर्मली सुना होगा कि हमारा शरीर पंच महाभूत का शरीर है, मतलब पंच तत्वों से बना है। अब वो पंच तत्व क्या होते हैं? सबसे पहला तत्व होता है आकाश यानी कि ईथर, दूसरा तत्व होता है एयर यानी कि हवा, वायु, तीसरा तत्व होता है आप जिसको फायर बोल सकते हैं, या उसका एक फॉर्म हीट बोल सकते हैं, अग्नि बोल सकते हैं, और उसके बाद होता है पानी, वाटर, और अर्थ, ठीक है। अर्थ मतलब पृथ्वी। जो ये हमारे पंच महाभूत हैं जिससे हमारा शरीर बना है, और इसी से पूरा यूनिवर्स भी बना है, ठीक है। सो अब हमें ये तत्व जानने की जरूरत क्या है, क्यों जरूरी है कि हम इसको जानें। हम इसको इसलिए जानना चाहते हैं क्योंकि अगर हम इसको समझ पाएं कि ये क्या है एलिमेंट्स, किस तरीके से मैनिफेस्ट होते हैं, किस तरीके से ये क्रिएशन के टाइम पे आते हैं, और किस तरीके से ये प्रलय के टाइम पे वापस उसी में विलीन हो जाते हैं, तभी हम समझ पाएंगे कि किस तरीके से हमारा यूनिवर्स फंक्शन करता है, ठीक है। सो आपको एक चीज बताऊंगी, यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा। हो सकता है कि आपको एक बार में ना समझ आए, बट स्टिल आप थोड़ा सा ध्यान लगाने की कोशिश करिएगा। तो देखिए, सबसे पहला जो तत्व होता है ईथर, वो हमारा मेन तत्व है, मेन एलिमेंट है, ठीक है। जो ईथर होता है वो सटलेस्ट है। सटलेस्ट का मतलब क्या है? फिजिकल। अब अगर मैं आपको बोलूं कि आपको क्या आकाश दिखता है, तो नहीं, आपको आकाश नहीं दिखता, आपको खाली एक ब्लैंक ब्लैंक दिखता है, खाली एक अगर आपने यूनिवर्स की फोटो देखी होंगी या पिक्चर्स देखी होंगी, तो उसमें आपको खाली एक ब्लैक दिखता है, और उसमें वाइट वाइट डॉट्स दिखते हैं जो स्टार्स, ठीक है। हम आकाश को देख नहीं सकते एज सच। उसके साथ साथ हम आकाश को फील भी नहीं कर सकते। जैसे हम हवा को फील कर पाते हैं, पानी को फील कर पाते हैं, हम आकाश को फील भी नहीं कर सकते। फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो सटलेस्ट है। सटलेस्ट मतलब कि उसका किसी भी तरीके का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। क्योंकि वो फिजिकल नहीं है, वो सूक्ष्म है, इसलिए ना हम उसको देख सकते हैं, ना हम उसको फील कर सकते हैं। और इसीलिए इस चीज को, इस एलिमेंट को समझने में हमसे बहुत गलती हो जाती है, क्योंकि हमारी जो आंखें हैं, वो खाली ग्रोस चीजें देख सकती हैं, खाली मटेरियल चीजें देख सकती हैं। इसीलिए हम इस सटलेस्ट पार्ट को या सूक्ष्म चीज को नहीं देख पाते या नहीं महसूस कर पाते, ठीक है। उसके बाद जब हम आते हैं एयर पे, हवा में, तो हवा हम महसूस कर सकते हैं, बट अगेन हवा हम देख नहीं सकते, ठीक है। फिर हम जब आते हैं हीट पे यानी कि फायर, तो आप देखते हैं, आप हीट महसूस कर सकते हैं, आप फायर को देख भी सकते हैं, बट आप फायर को पकड़ नहीं सकते, ठीक है।
उसके बाद जब हम पानी में आते हैं तो आप पानी को छू भी सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। पानी को कुछ हद तक आप पकड़ के रख भी सकते हैं, बट वो तुरंत निकल जाएगा। आपने ऐसे पानी लिया और वो तुरंत फ्लो हो जाएगा, आप उसको बहुत देर तक होल्ड नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं अर्थ यानी कि पृथ्वी की। पृथ्वी को आप देख सकते हैं, आप महसूस कर सकते हैं, आप होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, जब हम पृथ्वी पे आए तो हमारे बॉडी के सारे सेंसेस उसको देख पा रहे हैं, उसको महसूस कर पा रहे हैं, आप इनफैक्ट उसको सूंघ भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज गौर करने वाली है कि जब हम ईथर से यानी कि आकाश तत्व से पृथ्वी तत्व तक आते हैं तो हमारे धीरे धीरे जैसे ही हम नीचे उतरते हैं वैसे वैसे हमारे सेंसेस, हमारी आंखें, हमारी इंद्रियां आप बोल लीजिए, उसको महसूस कर पाती हैं, ठीक है। पृथ्वी एक ऐसा तत्व है जिसको हम बहुत आराम से इंद्रियों के माध्यम से महसूस कर पाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, मैं ये बताने की इसलिए कोशिश कर रही हूँ, क्यों, इसलिए ये जरूरी है जानना कि तत्व एग्जिस्ट करता है, आकाश उतना ही एग्जिस्ट करता है जितना कि पृथ्वी, बट डिफरेंस क्या है, हम पृथ्वी को महसूस कर पाते हैं, आकाश तत्व को महसूस नहीं कर पाते। इसीलिए कोई भी चीज जो सटल है, जो सूक्ष्म है, उसको समझने में, उसको जानने में हमें हमेशा तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि हम ना सोच पाते हैं उसके बारे में, ना देख पाते हैं, ना उसको सूंघ पाते हैं, ना उसको हाथों से महसूस कर पाते हैं, ठीक है। तो यही मेरा बेसिक पॉइंट था आपको समझाने का कि चीजें एग्जिस्ट करती हैं हमारे अराउंड, बट हमें वो नहीं महसूस होती क्योंकि वो सूक्ष्म रूप में है। सूक्ष्म रूप में है इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है, ठीक है। साइंस का ड्रॉबैक क्या है? साइंस का ड्रॉबैक ये है कि वो कोई भी चीज जो वो प्रूव कर पाए वो खाली उसको सच्चाई मानता है, ठीक है। आध्यात्म आध्यात्म क्या है? आध्यात्म आपके सूक्ष्म तत्व को भी लेके चलता है, क्योंकि आध्यात्म में आपके लिए सूक्ष्म उतना ही जरूरी है जितना कि आपके लिए कोई भी फिजिकल सब्सटेंस। एंड इनफैक्ट सूक्ष्म सूक्ष्म बहुत बड़ा है, सूक्ष्म बहुत गहरा है। तो अभी हम बात करते हैं कि जब हमारा क्रिएशन होता है, जब हमारी सृष्टि होती है, जब हमारी सृष्टि निर्मित होती है, तो क्या होता है कि एक तत्व एग्जिस्ट करता है बस, जिसको हम कहते हैं ईथर, ठीक है, यानी कि आकाश। वो एक तत्व होता है और वही तत्व अपने आप को ग्रॉसर फॉर्म में मैनिफेस्ट करता है। धीरे धीरे वो नीचे उतर के अपने आप को फिजिकल फॉर्म में मैनिफेस्ट करता है, ठीक है। ईथर मैनिफेस्ट होता है एयर में, ठीक है। एयर में हल्की, जब एयर तेज चलती है, एयर में हल्का फ्रिक्शन आता है, तो वो मैनिफेस्ट होता है फायर में, यानी कि हीट में, ठीक है। हीट किसी भी चीज को गर्म कर देती है, फिर वो मैनिफेस्ट होती है वेपर, वो वेपर को वाटर में कन्वर्ट, मतलब उससे कोई भी चीज वेपर बन जाती है और वेपर वाटर में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वाटर अर्थ में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्रिएशन के टाइम पर एक एलिमेंट अपने आप को मैनिफेस्ट करता है ग्रोसर फॉर्म में। हम ईथर को बोलते हैं सटलेस्ट यानी कि सूक्ष्म, और अर्थ को बोलते हैं ग्रॉसेस्ट यानी कि स्थूल, ठीक है। हमारे शरीर भी इसी पंच महाभूत से बना है। ये जो हम हड्डी देखते हैं, मांस देखते हैं, जो भी चीजें हमें दिखती हैं, ये सारी की सारी ग्रोस एलिमेंट हैं, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं कि जब प्रलय आता है तो प्रलय के समय क्या होता है, ये जो ग्रोसर एलिमेंट्स जो आकाश तत्व से निकले थे वो धीरे धीरे आकाश में विलीन होने लगते हैं। वो वापस धीरे 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 करके आकाश में वापस चले जाते हैं, ठीक है। सो तत्व एक ही है, एलिमेंट एक ही है, एनर्जी एक ही है, जो अपने आप को क्रिएशन के टाइम पे मैनिफेस्ट करती है और डिस्ट्रक्शन के टाइम पे वापस अपने आप को उसी में विलीन कर लेती है। एनर्जी एक ही है। ये साइंस ने भी प्रूव किया है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन चेंज इट्स फॉर्म। यहाँ पे आपने देखा कि ईथर ने अपना फॉर्म चेंज किया, ईथर ने कुछ नया क्रिएशन नहीं किया, ईथर ने अपना फॉर्म चेंज किया। उस आकाश तत्व ने अपना फॉर्म एयर में बदला, एयर ने फायर में बदला, फायर ने वाटर में बदला, वाटर ने अर्थ में बदला। तो ये खाली फॉर्म चेंज हुए हैं, किसी भी चीज का क्रिएशन नहीं हुआ है, ठीक है। सो ये जानना जरूरी है। पीपल आर स्टिल जॉइनिंग।
ठीक है। सो ये हमारे लिए इसलिए जानना ज़रूरी था क्योंकि मैं बस ये बताना चाहती थी कि जो चीज़ें हमारे ऑलरेडी इंडिया में, या आप बोल लीजिए हमारे हाँ, जो चीज़ें ऑलरेडी हमें पढ़ाई गई हैं या जो चीज़ें ऑलरेडी हमारे यहाँ प्रैक्टिस में हैं, जो हमें बताई गई हैं, वही चीज़ें साइंस से उतनी ही कोरिलेट करती हैं, ठीक है। बस उनका एस्पेक्ट अलग हो जाता है, उनका नज़रिया अलग हो जाता है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या है, अब अभी मैंने आपको बताया कि दो तरीके की एग्जिस्टेंस होती है। एक होती है सटल यानी कि सूक्ष्म, दूसरी होती है ग्रॉस यानी कि स्थूल, ठीक है। ये दो तरीके की एग्जिस्टेंस हैं। सूक्ष्म में क्या आता है, जो चीजें इंटरनल हैं, सूक्ष्म चीजें क्योंकि आपको दिखती नहीं है, वो इंटरनल है। जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी में भी एक सूक्ष्म शरीर होता है, ठीक है। तो ये जो सूक्ष्म शरीर है, यही आपको जीवित रखता है, यही आपका एनर्जी सेंटर है, यहीं से आपको एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो सर 833847 आपने हैंड रेस किया है। अभी मैं क्वेश्चंस के लिए ओपन करूंगी, अभी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है। तो यहाँ पे सटल जो सूक्ष्म है, एक सेकेंड, कुछ लोगों के मैसेजेस भी आ रहे हैं, नो साउंड। जिनको भी साउंड का प्रॉब्लम हो रहा है, प्लीज आप लोग अपने एंड से चेक करिए, जिनकी भी वॉइस ब्रेक हो रही है, बिकॉज आई गेस मेरे एंड से ठीक ही है। और किसी को भी वॉइस का प्रॉब्लम हो रहा है क्या? प्लीज मुझे एक बार कंफर्म कर दीजिए कि आप लोग का साउंड का प्रॉब्लम हो रहा है। यू आर ऑडिबल, ओके 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 ओके, थैंक यू। तो ठीक है, मैं लिख टाइप कर देती हूँ, आई गेस उनको नहीं समझ आ रहा। ओके, ठीक है। सो हाँ, यहाँ पे हम बात कर रहे थे सटल की और ग्रोस की, ठीक है। सो इंटरनल, सटल मतलब कोई भी चीज जो इंटरनल हो, ग्रोस मतलब स्थूल यानी कि कोई भी चीज एक्सटर्नल हो। सटल हमेशा कॉज होता है, जैसे आपने देखा कि वहां पे ईथर यानी कि आकाश एलिमेंट ने अपने आप को ही मैनिफेस्ट किया अलग अलग एलिमेंट्स में। तो इसका मतलब जो ईथर था वो कॉज था, किसी भी चीज का कारण, ठीक है। और जो अर्थ एलिमेंट है वो इफेक्ट है, यानी क्योंकि वो ईथर से बना है, वो आया है कार्य जिसे बोलते हैं, ठीक है। एक है कारण और एक है कार्य। तो इसका मतलब कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ ईथर है, यहाँ पृथ्वी तत्व है। ये हमारे बॉडी का जो सूक्ष्म शरीर होता है वो सटल बॉडी होती है, हमारी एनर्जी बॉडी होती है। और जो स्थूल शरीर होता है, ये फिजिकल बॉडी जो हम सबको दिखती है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। ये चीजें जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको ये जान के हैरानी होगी कि हमारी जो स्थूल आंखें हैं, ये जो हमारी आंखें हैं या हमारे जो सेंसेस हैं, वो 1% से कम चीजें देख पाते हैं या महसूस कर पाते हैं। ये जो एग्जिस्टेंस है हमारे अराउंड, जिसकी हमने बात की कि एक सटल है, एक ग्रोस है, जितनी भी एग्जिस्टेंस है, ये इन्हीं दोनों एक्सट्रीमिटीज के बीच में आती है। कुछ भी आप एग्जिस्टेंस ले लीजिए अपने अराउंड, ये इन्हीं दोनों के बीच में आएंगी। एक एक्सट्रीम सटल है यानी कि आकाश तत्व, और एक एक्सट्रीम स्थूल है यानी कि पृथ्वी तत्व। बाकी जितने भी तत्व हैं वो बीच में आते हैं, और ये जो आपको एग्जिस्टेंस है, ये इन्हीं दोनों तत्वों के बीच में आएगी। और आपको खाली और खाली 1% एग्जिस्टेंस दिखती है। जो हमारे अराउंड है, जो हमारे अराउंड पूरा यूनिवर्स है, उसमें हम सिर्फ और सिर्फ 1%, क्या उससे भी कम देख पाते हैं, उससे भी कम महसूस कर पाते हैं, ठीक है। सो बहुत सारी चीजें हैं जो हम समझ सकते हैं, बट इससे नहीं दिख सकता। क्यों? क्योंकि वो सटल है, वो सूक्ष्म है। सूक्ष्म को देखने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? सूक्ष्म का सहारा लेना पड़ेगा। सूक्ष्म कहाँ मिलेगा? थर्ड आई से। हमारे सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है हमारा छठा चक्र, जिसको हम थर्ड आई बोलते हैं, जिसको शिव जी की तीसरा नेत्र भी बोलते हैं। हम सबका भी एक ऐसा तीसरा नेत्र होता है हमारे आईब्रोज के बीच में। ये हमारे सूक्ष्म का पार्ट होता है। जब हमारा सूक्ष्म, क्योंकि सॉरी, सो
हमें अगर किसी भी चीज कोई भी चीज देखनी है जो सूक्ष्म है, उसका हमें क्या सहारा लेना पड़ेगा? सूक्ष्म का। ठीक है, तो इसीलिए आपने भी सुना होगा कि जब जो भी मुझे मैसेज कर रहे हैं, प्लीज अभी आप बीच में मत मैसेज करिए, बिकॉज थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, तो आपने भी गीता में सुना होगा कि जब अर्जुन ने कृष्ण को बोला था कि मुझे दर्शन दीजिए प्रभु, तब कृष्ण ने अर्जुन को अपनी आंखें दी थी। क्यों? क्योंकि कृष्ण का जो असली फॉर्म है वो सूक्ष्म है। अर्जुन की उस स्थूल आंखें उसे नहीं देख सकती थी जब तक कि प्रभु ने उसको वो सूक्ष्म आंखें नहीं दी। तो जैसे ही उसको वो सूक्ष्म आंखें मिली, तभी वो सूक्ष्म चीज को देख पाया। ठीक है, तो इसीलिए ये चीजें जानना जरूरी है, क्योंकि हमें लगता है कि हमें सब कुछ दिखता है, हमें लगता है कि हम अपने दिमाग से जो सोचते हैं वही है, जो देखते हैं वही एग्जिस्ट करता है, वही रियलिटी है। सब गलत है। जब तक कि आपकी ये सूक्ष्म आंख नहीं खुलेगी, तब तक आप चीजों को रियलिटी में नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आप खाली 1% से भी कम चीजें देख पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब ये देखिए, ये तो एक्सपेरिमेंट हो रखा है, ये प्रूव कर रखा है साइंस ने। आपको ये जो लाइंस दिख रही है ना, रेड से लेकर वॉयलेट के बीच में, खाली ये पार्ट होता है जो हमारी आंखें देख पाती है, बाकी ये सब कुछ नहीं दिख पाता। आप लोग अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं, आपको दिखता है? नहीं दिखता। आप अपना माइक्रोवेव यूज करते हैं, वहां पे आपको कुछ दिखता है? नहीं दिखता। आप फोन पे बात करते हैं, आपको कोई तरंगे नहीं दिखती, आपको एक्सरेज नहीं दिखती, कुछ भी नहीं दिखता आपको। क्यों? वो सब सूक्ष्म रूप में है, हमारी आंखें नहीं देख पाती उस चीजों को। ठीक है, तो हमारी आंखें खाली इतना ही बैंड परसीव कर पाती हैं, इतना ही देख पाती हैं, और ये लेस देन 1% होता है। ठीक है, अब इन चीजों को जानना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है क्योंकि जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, जिसको हम प्राणा बोलते हैं, की बोलते हैं, ची बोलते हैं, या उसको हम लाइफ फोर्स एनर्जी बोलते हैं, वो सूक्ष्म है, वो दिखता नहीं है। ठीक है ना, वो महसूस होता है। इसीलिए उसको जानना जरूरी है। इसीलिए बहुत लोग उसको जान नहीं पाते हैं, उसको बहुत लोग उस पर यकीन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो जो ईथर है, जो एलिमेंट है, हमने जस्ट देखा कि जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, यानी कि आकाश तत्व है, उसको जो मैनिफेस्टेशन की पावर मिलती है, उसमें जो एनर्जी है, वो उस एनर्जी को बोलते हैं प्राणा। क्योंकि ईथर सूक्ष्म है, इसका मतलब कि जो प्राणा तत्व है वो भी पूरा सूक्ष्म तत्व है। उसका कुछ भी चीज आपको ना दिखता है ना महसूस होता है। ठीक है, बट जब वो किसी फिजिकल बॉडी के कांटेक्ट में आता है या कहीं ग्रोथ में आता है, तब जाके आपको उसके एग्जिस्टेंस का पता लगता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं। ठीक है, कभी ये जो चीज बोल रही है, ये मेरा प्राणा है। ठीक है, जिसको आप आत्मा भी बोल सकते हैं कि ये मेरी आत्मा है। जब ये आत्मा शरीर से निकल जाती है, तब आप देख पाएंगे कि हाँ, ये शरीर मृत लेटा हुआ है और वो आत्मा निकल गई। तब भी आप आत्मा देख नहीं पाते हैं, आप नहीं देख पाते कि वो प्राण कहाँ निकल के गए हैं, कहाँ गए हैं, कैसे गए हैं, आपको कुछ भी नहीं पता है। आपको बस ये पता है कि हाँ, इस शरीर में कुछ प्राण था जो इसको जीवित रखे था, अब वो प्राण निकल के कहीं चला गया और ये शरीर मृत हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो सूक्ष्म चीज है, वो किसी भी चीज में जाती है, यानी किसी ग्रोस चीज में जाती है, किसी स्थूल चीज में जाती है, उस स्थूल चीज को जीवित कर देती है। जब स्थूल चीज से निकल जाती है, वो स्थूल चीज मृत हो जाती है। यानी कि वो जो सूक्ष्म चीज है, जिसको हम प्राणा बोलते हैं, वो जीवित है। वो कोई ऐसी वस्तु है जो जिंदा करती है, जिसमें लाइफ है, जिसमें एक एनर्जी है। ठीक है, अभी भी कुछ लोग जाएंगे। ओके, ठीक है, तो इसीलिए ओके, सो हाँ, मैं ये बता रही थी कि ये जो ईथर था, ये जो आकाश तत्व था, उसको जिस चीज ने एनर्जी दी थी, उसको जिस चीज ने प्राण दिया था, उसको जो एनर्जी मिली थी मैनिफेस्टेशन की, वो उसको मिली थी प्राणा से। इस चीज को बोलते हैं प्राणा। ची बोलते हैं चाइनीज में, की बोलते हैं जापानीज में, लाइफ फोर्स एनर्जी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, आपका ग्रेविटेशन, मैग्नेटिज्म, वाइटल फोर्स बॉडी का, या हमारे शरीर के जो नर्व करेंट्स हैं, हमारा जो थॉट प्रोसेस है,
ये सारा का सारा प्राणा का ही एक फॉर्म है। ठीक है, जहाँ पे भी आप समझ लीजिए आपके अराउंड कहीं पे भी एनर्जी है, जहाँ पे भी आपकी बॉडी में मोशन है या किसी भी चीज का करंट है, किसी भी चीज का फ्लो है, वो सभी चीजों का कारण है प्राणा, वो प्राणा ही है। ठीक है, प्राणा का अलग अलग फॉर्म है बट वो प्राणा है। ठीक है, यही प्राणा पूरे यूनिवर्स में है, यही प्राणा हमारे अंदर है। क्यों? क्योंकि तत्व एक है, तत्व आकाश है जो मैनिफेस्ट हुआ है, इसी तरीके से एक ही एनर्जी है जिसको हम प्राणा बोलते हैं, वही इस यूनिवर्स में व्याप्त है, वही हमारे अंदर है। इसीलिए हम बोलते हैं एक ही ईश्वर है और हम उस ईश्वर के अंश हैं। हम लोग यही बोलते हैं हमेशा से, और यही यही फैक्ट है कि एक ही एनर्जी है और हम सब में उस एनर्जी का थोड़ा थोड़ा अंश है। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, सो अब हमने जान लिया कि एनर्जी एक है, एक प्राणा है जो इस यूनिवर्स में व्याप्त है, जो हमारे अंदर है। तो अब हमें क्या करना है? अगर हमें अपनी लाइफ में किसी भी चीज को कंट्रोल करना है तो हमें क्या चीज कंट्रोल करनी पड़ेगी? वो प्राणा। क्यों? क्योंकि हमारे लाइफ में जो हो रहा है वो उसका कारण क्या है? प्राणा। हम, मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, अगर मैं खाती हूँ, मैं सोचती हूँ, मैं उठती हूँ, मैं बैठती हूँ, या आप जो भी एक्टिविटी करें, इसके पीछे एक ही चीज है और वो है प्राणा। अगर हम इस प्राणा के फ्लो को समझ जाएं, इस प्राणा के फ्लो को कंट्रोल कर पाए, तो हम अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इस प्राणा के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी चीजें बनी हैं। सबसे पहले योगियों ने इसे समझा और उन्होंने बनाया प्राणायाम या योगा कह लीजिए। प्राणायाम में क्या होता है? इसका नाम ही प्राणायाम है कि हम प्राणा को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? आप कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं। ठीक है, अब ब्रीदिंग से क्या हो रहा है कि आप ब्रीदिंग से अपने प्राणा को एक डायरेक्शन दे रहे हैं। ब्रीदिंग ब्रीदिंग प्राणा नहीं होता है। ब्रीथ करना इसका मतलब ये नहीं कि आप प्राणा का मतलब ये कोई आपके अंदर मतलब ब्रीदिंग इज लाइक, आप ये समझ लीजिए कि जो प्राणायाम है मींस जो प्राणा है उसको अगर आप ग्रोस फॉर्म से समझने की कोशिश करेंगे तो सबसे आसान चीज जो हमारे पास है वो हमारे लंग्स हैं। ठीक है, हम लंग्स में क्या करते हैं? हवा भरते हैं और हवा को बाहर फेंकते हैं। जो लंग्स का मूवमेंट है वो बार बार हवा को पंप इन करता है, पंप आउट करता है। ठीक है, तो ये जो ब्रीदिंग प्रोसेस है ये नेचुरल प्रोसेस हो रहा है, इससे प्राणा का कोई रिलेशन नहीं है। प्राणा का रिलेशन है लंग्स के प्रोसेस को कंट्रोल करना। ब्रीदिंग इज द आउटकम। प्राणा क्या कर रहा है? हम प्राणायाम में एक्चुअली क्या करते हैं? हम अपने लंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर हम हमारे लंग्स स्टॉप कर देंगे फंक्शन करना तो ये प्राणा शरीर से बाहर निकल जाएगा। इसीलिए प्राणा को कंट्रोल करने के लिए क्या कंट्रोल करते हैं? लंग्स को। लंग्स को कैसे कंट्रोल करते हैं? लंग्स पे फोकस करते हैं, लंग्स का मूवमेंट बढ़ाते हैं, लंग्स को पंप करवाते हैं, इन एंड आउट, इन एंड आउट। ठीक है, जब ये लंग्स इन एंड आउट पंप करता है तभी हमें ये जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं बेसिकली सिर्फ और सिर्फ लंग्स पे फोकस करने के लिए हैं। ठीक है, तो अब इसका वो जानते हैं कि जब हम प्राणायाम करते हैं तो क्या होता है? जब हमने ब्रीद इन किया, ठीक है, हमारा लंग स्वेल अप हो गया, फिर हमने ब्रीद आउट किया। इससे क्या होगा कि हम किसी भी प्रोसेस को बार बार रिपीट करते हैं, तो और हम एक मोमेंटम क्रिएट कर लेते हैं। हम ब्रीद इन कर रहे हैं, फिर ब्रीद आउट कर रहे हैं, फिर ब्रीद इन कर रहे हैं, फिर ब्रीद आउट कर रहे हैं। हमने क्या किया? अपनी बॉडी में एक मोमेंटम क्रिएट कर लिया। ठीक है, एक प्रोसेस क्रिएट कर लिया। जहां पे भी मोशन होता है और एक पैटर्न में मोशन होता है वहां इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। हमारे बॉडी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे ब्रीदिंग में मतलब हमारे हवा के डायरेक्शन में काम करने लगते हैं। जैसे ही हम ब्रीद इन कर रहे हैं वो सारे के सारे जो एनर्जी है, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो ऊपर की तरफ ऐसे लिफ्ट होंगे। फिर जब हम ब्रीद आउट कर रहे हैं वो वापस नीचे की तरफ जाएंगे। तो इस तरीके से एक मोशन अप एंड डाउन एक मोशन क्रिएट होता है। और जब ये मोशन क्रिएट होता है, इस मोशन के क्रिएट होने से क्या होता है? एनर्जी का फ्लो होता है। एनर्जी का फ्लो हमारे बॉडी में बढ़ जाता है। ठीक है,
ये हमारे प्राणा को और स्ट्रॉन्ग कर देता है। हमारे अंदर ऑलरेडी जो फ्लो हो रहा है प्राणा, उसको एक डायरेक्शन दे देता है। और जब भी आप एनर्जी को एक डायरेक्शन दे देते हैं, जब भी उसको एक मोमेंटम दे देते हैं और एक सेट पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोमेंटम दे देते हैं, तो वो एनर्जी का वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राणायाम में आप एक तरीके से अपने शरीर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इससे हम रेगुलेट करते हैं अपने प्राणों को। तो इसी तरीके से मेडिटेशन होता है। जब हम मेडिटेशन करते हैं, हम किसी एक पर्टिकुलर पार्ट पे या एरिया पे फोकस करते हैं। लेट्स सपोज कि हम अपने थर्ड आई पे फोकस कर रहे हैं, तो हमने अपने बॉडी की सारी एनर्जी थर्ड आई पे फोकस कर दी। बॉडी का सारा मोमेंटम अपवर्ड डायरेक्शन में हो गया टुवर्ड्स द थर्ड आई। इसी क्योंकि ये बॉडी का पूरा मोमेंटम हो गया, सारे मॉलिक्यूल्स इधर की तरफ फ्लो होने लगेंगे, अगेन एनर्जी प्रोड्यूस होने लगी हमारे अंदर। हमारे सारा प्राणा का फ्लो कहाँ चला गया, हमारे थर्ड आई की तरफ। ठीक है, तो इस तरीके से हम हमेशा हमने कोशिश की है कि हम किसी तरीके से अपने प्राणा को कंट्रोल कर पाए। इसी तरीके से रेकी भी काम करता है। हम रेकी शक्ति को बुलाते हैं, अपनी बॉडी में फ्लो करवाते हैं और अपने अंदर जो हमारा प्राणा है उसको एक जगह फोकस करवाते हैं। अभी इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करें। इसी तरीके से बाकी हीलिंग मोडालिटीज हैं। आप रेकी बोल लीजिए, चाहे आप प्राणिक हीलिंग बोल लीजिए, चाहे आप किसी भी तरीके की हीलिंग मोडालिटी ले लीजिए, सारी की सारी हीलिंग मोडालिटीज एक ही चीज को फोकस करती हैं और वो है रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ प्राणा। ठीक है, तो लेट्स मूव। अच्छा, हाँ, अब शायद हमने काफ़ी सारी बातें कर ली हैं। अब एक काम करते हैं, हम अपने इस एनर्जी लेवल को चेक करते हैं। हम ये चेक करते हैं कि हमारे अंदर किस तरीके की एनर्जी है और हमारा एनर्जी लेवल क्या है। और उसके बाद हम एक एक एक्सरसाइज करेंगे, एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे। ठीक है, एक सर ने रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज एक मेडिटेशन ऐड करिए, तो इसलिए मैंने इसमें एक मेडिटेशन ऐड किया है कि किस तरीके से अगर आपके पास टाइम बहुत कम है और आपको ध्यान में उतरना है, आप बहुत डिस्टर्ब हैं और आपको अपना फोकस मतलब आपको अपना कंसंट्रेशन इंक्रीज करना है, तो आपको क्या करना चाहिए कि 5 मिनट्स के अंदर आप अपना कंसंट्रेशन एक जगह टिका पाए। ठीक है, तो चलिए अभी हम करते हैं। मैं आपको एक्सरसाइज बताती हूँ कि एक्सरसाइज क्या है और हम स्टार्ट करते हैं। तो सभी लोग पहले रिलैक्स हो जाइए। एक सेकेंड। अच्छा, ठीक है, मैं आपको एक बार एक्सरसाइज बता दे रही हूँ, फिर हम तो अभी तक अच्छा किसी का कोई क्वेश्चन है तो आई एम रेडी टू टेक द क्वेश्चन। अभी तक अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम आगे एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे और मेडिटेशन की तरफ बढ़ेंगे। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए। आप अपना हैंड ऐसे रेज कर सकते हैं अगर आपका वीडियो ऑन है, या आप मैसेज में भी डाल सकते हैं, या आप अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई गेस किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, इट्स ओके। ठीक है, चलिए सो अभी हम अपना एनर्जी लेवल चेक करेंगे। एनर्जी लेवल अपना चेक करने के लिए आपको क्या करना है, अपने हाथों को इस तरह से रगड़ना स्टार्ट करिए। अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपने हाथों को इस तरीके से रगड़िए और भाव करिए कि आपके क्राउन से, यानी कि आपके सिर के ऊपर से एक शक्ति एंटर कर रही है और आपके हाथों में आ रही है। एक गोल्डन कलर की शक्ति है जो आपके क्राउन से एंटर करके आपके हाथों में फ्लो कर रही है। बस भाव करते रहिए, ये शक्ति एंटर कर रही है सिर पे और धीरे धीरे आके आपके हाथों से निकल रही है। शक्ति एंटर कर रही है और आपके हाथों में आ रही है। अब अपने हाथों को इस तरीके से करीब जितना एक लंबा स्केल होता है 30 सेंटीमीटर का, उतना करीब आप ले जाएं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अपने हाथों को इस तरीके से हल्का हल्का मोशन देना है।
हल्का हल्का, बहुत तेज नहीं, बहुत तेज नहीं, हल्का हल्का, बहुत हल्का हल्का। और भाव करिए कि आपके हाथों के बीच में एक बॉल है। अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपना जो कंसंट्रेशन है अपने दोनों हथेलियों के बीच में रखिए और भाव करिए कि ये जो गोल्डन लाइट एंटर कर रही थी आपके क्राउन से, वो गोल्डन लाइट आपके हाथों में आ चुकी है और अब आपने गोल्डन कलर की बॉल पकड़ी हुई है अपने दोनों हाथों के बीच में। बहुत धीरे धीरे अपने हाथ को ऐसे घुमाते रहिए। फील करिए कि वो गोल्डन बॉल है जिसको आपने पकड़ के रखा हुआ है। धीरे धीरे फील करते हुए अपने हाथों को नजदीक लेते आइए, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे। अपनी आंखें बंद करके करेंगे तभी आप कुछ फील कर पाएंगे। अपना कंसंट्रेशन उस बॉल पे रखिए, धीरे 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 धीरे। एक एक क्षण ऐसा आएगा कि आपके हाथ एक दूसरे के पीछे की तरफ अपने आप खींचेंगे। आपको ऐसा महसूस होगा कि आपने किसी चीज को पकड़ के रखा हुआ है और आपके हाथ अपने आप पीछे की तरफ पुल होंगे। धीरे धीरे महसूस करते जाइए। जब आपके हाथों के बीच में ऐसा क्षण आ जाए, जब आपको लगे कि हाँ, अब मैंने इसको कुछ पकड़ रखा है और अब मेरा हाथ आगे नहीं जाएगा, मुझे कोई चीज पीछे की तरफ खींच रहा है, तब ये आप समझ लीजिए कि ये आपका एनर्जी लेवल है। जितना छोटा बॉल होगा उतना कम एनर्जी लेवल होता है, जितना बड़ा बॉल होता है उतना ज्यादा एनर्जी लेवल होता है। उमेश जी, हल्का सा मोशन लाइए हाथों में, तभी आप थोड़ा अच्छे से फील कर पाएंगे। हाँ, हल्का सा मोशन चाहिए होता है, क्योंकि मोशन से आप एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। हल्का सा मोशन चाहिए होता है, बहुत हल्का सा। अच्छा, आई गेस सबकी बॉल बन गई है। किसी की छोटी बनी होगी, किसी की बड़ी बनी होगी। जो रेकी प्रैक्टिशनर्स हैं उनकी डेफिनेटली बड़ी बनी होगी। कोई शेयर करना चाहेगा उनको कैसा लगा, उनको क्या महसूस हुआ बॉल, क्या उनको महसूस हुआ? कोई शेयर करना चाहेगा? अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो हेलो। आप। हाँ जी। हाँ, या शेफाली शोभा here. यस मैम। हाँ, so I could feel that ball. So it was very small, but then I could feel it. So this या is ये कुछ exactly फील है। with you. हाँ, सो ये बॉल एक्चुअली हमारा एनर्जी लेवल है। जी मैम, मैं भी शेयर Nice. करना चाहूंगा। जी 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 सर। मैं फील कर पा रहा हूँ जैसे हाथों के बीच में कोई गुब्बारा हो, हाँ हाँ हाँ। ऐसे फील हो रहा है, जिसको जी मैं जी, मतलब आगे मैं दबा नहीं पा रहा हूँ, आगे मतलब नहीं वो दबा पा रहे ना। हाँ, और आपका अच्छा खासा बन भी रहा है, आपका बड़ा है जैसे। हाँ। तो ये मेरे को ऐसा आज फर्स्ट बार पहली बार मेरे से ऐसा फील हुआ मेरे को। जी जी जी, ये हम मैंने आपको सबका। मैसेज भी किया था मैडम, मेरे को ये जी काफी लंबे टाइम से मैं कर रहा हूँ, लेकिन आई कांट फील एनी मोर। जी 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 जी। आज मेरे को ऐसा फील हो रहा है जैसे हाथों के बीच, आप जैसा बताया वैसे किया, वैसा फील हो रहा है जैसे हाथों के बीच में गुब्बारा हो गई। जी जी, आप जो फील कर रहे हैं ना, ये पता है क्या है? हमारा जी। ऑरा। अच्छा। हाँ, हमारा आभा मंडल है जिसको आप फील कर पा रहे हैं। जी जी ठीक है? इसको जी। मैम डेली भी कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आप अपना ना मेडिटेशन करिए, उसके बाद आप अपना या रेकी प्रैक्टिस करिए, आप उसके बाद अपना एनर्जी टेस्टिंग करिए। आपको डेली पता लगता जाएगा कि आपका एनर्जी लेवल बढ़ रहा है, घट रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। डिस्टेंस चेक करते जाएं डेली। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल करते चाहिए। थैंक यू मैम, मोटिवेशन मिलता जाएगा आपको। थैंक यू वेरी मच। ठीक है। सो आई गेस सभी
मेरा कवरेज एरिया 5 से 6 फीट तक जा रहा है। कौन सर बोल रहे हैं? दिग्विजय बोल रहा हूँ। जी 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 सर बताएं। मैंने कहा मैंने अभी चेक किया है मैंने अपना ऑरा, तो मेरा मैंने स्टार्टिंग में था वो था पहले 2 से 3 फुट था कवरेज एरिया, और इस समय 4 से 5 जा रहा है। 4 से 5 फीट? फिट, हाँ, यस यस, कवरेज एरिया। अच्छा नाइस। जब बम कैसे आते चेक हैं किया ऐसे आपने? करके, अच्छा ऐसे। मैंने अभी आप क्लास कर रही थी ना तब मैंने चेक किया है ना उसका कवरेज एरिया। ओह नाइस नाइस सर नाइस, बहुत अच्छी बात है तो सर। एक्चुअली क्या इसका रीजन, इसका ये है ना मेडिटेशन, जी उससे जी होने से अपना क्या कंसंट्रेशन अच्छा आता है, और बॉडी का हीलिंग पावर और उसका और भी इंक्रीज होता है डे बाय डे। जी जी बिल्कुल 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 सर बिल्कुल। जी ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू जी। थैंक यू मैम। सर हम बाकी क्वेश्चंस अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो हम बाद में लेंगे। अभी हम छोटा सा मेडिटेशन कर लेते, सब लोग बहुत रिलैक्स्ड फॉर्म में बैठ जाइए, अपनी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखिएगा, बहुत स्ट्रेन नहीं डालना है, रिलैक्स्ड फॉर्म में बैठना है, ठीक है। अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा, मैं जो बोलती जाऊं बस उसके पीछे पीछे मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते जाइएगा, बस आपको मेरी आवाज सुननी है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अपनी आंखें बंद कर लें, सीधे बैठ जाएं, अपने ध्यान को फिर से आज्ञा चक्र पे लेके आएं, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, और भाव करें कि आपके आगे सिर्फ एक ब्लैक कलर का बोर्ड है, एक ब्लैक स्क्रीन है। अब नीचे चौक पड़ी है वाइट कलर की, उस चौक को पिक कर लें। अब हम 2 शब्द लिखेंगे उस ब्लैक बोर्ड पे, लव LOVE और पीस PEACE। जैसे जैसे मैं बोलूँ आप वैसे वैसे लिखेगा। अपने ध्यान को शब्दों पे फोकस करिएगा, कैपिटल लेटर्स में लिखिएगा, LOVE PEACE। LOVE PEACE। आपकी स्क्रीन अगर फिल हो गई है तो आप उसको ऊपर फ्लिप कर सकते हैं या लेफ्ट में फ्लिप कर सकते हैं। LOVE PEACE। LOVE
E A C E L O V E P E A C E L O V E P E A C E L O V E E E A C E L O V E P E A C E L O V E P E A C E L O V E इस शब्द को देखते रहें। अपना ध्यान इस शब्द पे केंद्रित कर दें।
आप अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ें और अपनी आंखों पे रखें। अब हाथ नीचे कर लें। कैसा लगा आप लोग को ये मेडिटेशन? इसमें मैं एक और वेरिएशन बताना चाहूँगी। अभी तो जैसे मैंने 2 शब्द बताए आपको, लव और पीस। आप अपना नाम ले सकते हैं, आप हिंदी में लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप इसमें आपको इसकी मतलब इसका लॉजिक बताऊं। इसका लॉजिक ये है कि जब हम किसी चीज को लिख रहे हैं, हमारे सारा फोकस उसको लिखने में लग जाता है। तो हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो सारा का सारा उसको लिखने में केंद्रित हो जाता है। तो हम अपने थॉट्स को दीन दुनिया से हटा के, हर चीजों से हटा के फोकस हो जाते हैं कि अब हाँ अब हमें लिखना है। क्योंकि जब हम किसी चीज को लिख रहे हैं तो हम क्या उसको महसूस कर रहे हैं कि हाँ हम एल लिख रहे हैं। तो आप सारा अपना थॉट प्रोसेस उसको लिखने में लगा देते हो, बाकी हर जगह से आप कट जाते हो और उसको लिख रहे होते हो पूरे ध्यान से, पूरे भाव से। तो जब आप ऐसे लिख रहे होते हो तो धीरे धीरे लिखते लिखते आप इतने गहरे जा सकते हो कि आप फिर उसको और धीरे लिखने लगोगे, और फिर एक टाइम आएगा कि आप बस उस शब्द को फोकस करते करते आप बिल्कुल गहराई में उतर जाओगे। ठीक है, तो बहुत ही क्विक टेक्निक है ये। अगर आपको टाइम कम होता है मेडिटेशन का और आप ध्यान लगा के बैठे हैं, आपका ध्यान बाकी सारी चीजों में जा रहा है, दुनियादारी में जा रहा है, उसने ये बोला था, उसने वो बोला था, तो आप ये टेक्निक ट्राई करिए। आप कोई भी शब्द ले लीजिए, आप गॉड ले लीजिए, आप ओम बना सकते हैं, आप कोई मंत्र लिख सकते हैं। अगर आपको गुरु दीक्षा मिली है, आप वो मंत्र लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। आपको बस इतना करना है कि आपको रिपीटेडली वो चीज लिखनी है। ठीक है, आपको बस वो लिखते रहना है, और जब आप लिख रहे हैं तो आपको हर अक्षर पे भाव करना है कि वो अक्षर आपको अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप करेंगे तो आप अपना सारा ध्यान, अपना सारा फोकस एक जगह कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे, और फिर वहां से आप अपने मेडिटेशन में गहरे आसानी से उतर पाएंगे। ठीक है, तो किसी को कुछ शेयर करना है, उनको कैसे लगा, जिन्होंने ये चीज फर्स्ट टाइम ट्राई की हो, कोई शेयर करना चाहेगा? जी जी जी, अमित सर। हाँ हाँ जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया जी। सॉरी, आशीष त्रिपाठी सर, आपने हैंड रेस किया था ना? ऐसा लगा जैसे बहुत अच्छी एनर्जी और दोनों हाथों से कहीं से एकदम से आगे चारों तरफ से कवर जी जी, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। ऐसा लगता है कि जो कंसंट्रेट जो आज्ञा चक्र है उसमें ना उनकी पूरी बॉडी पर एक बार किया। जी जी जी, नाइस नाइस है। मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा, ये अच्छा एक्सपीरियंस कीप इट अप। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। कोई और शेयर करना चाहेगा? यस मैम। जी जी, एक्चुअली में जब हमारा माइंड आगे चेक पर कंसंट्रेट होता है, सामने जब अंधेरा दिखता है, आपने जो वर्ड बोले लव एंड पीस, इसको आपने बोला चाक उठाने के बाद लिखना है। लिखने के बाद जब इस पर कंसंट्रेट करना है वर्ड पर, जब आप वर्ड को रिपीट करते हैं LOVEPEACE, जब हमारा माइंड हमारा सारा ध्यान आगे चेक पे होता है और सारा दिमाग कंसंट्रेशन आवाज पर होता है, आवाज के हिसाब से जब उसको फॉलो करते हैं तो जो वर्ड होते हैं, हमने चौक से लिखा था, व्हाइट चौक से PEACE, तो कुछ समय बाद जो हमारे सामने एक अंधेरा छाया हुआ है आंख बंद करने पर, आगे चक पर, कुछ समय बाद अगर हम कोई अगर डिस्टरबेंस नहीं है तो वो पर्दा जो होता ब्लैक होता है वो धीरे धीरे चेंज होता है। जी, जैसे मैंने फील किया, वो पर्दा ब्लैक से पहले लाइट येलो में गया। अच्छा, फिर एक बार जैसे आसमान देखते हैं, आप पर्दा पलके बंद करिए,
आप आसमान में देखिए, खुले आसमान में तो स्क्रीन सामने आती है आपके सामने, जी कोई भी फील कर सकता है कि धूप में खड़े होइए, पलक बंद करिए, ऊपर देखिए, हाँ जो आपकी स्क्रीन आपके ऊपर पर्दा आता है वैसा पर्दा आया है। जी 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 कि जैसे आप वर्ड बोलते जा रहे हैं कंटिन्यू, जी जी वो वर्ड जैसे लगता है इसमें एल लिखा चौक से, तो सफेद रंग की चौक जो कलर है वो ऐसे लिखने बाद मिटता है, जैसे चूने छिड़कते हम्म, हैं और ऐसे नीचे गिरते हुए आते हैं, तो जी पूरी स्क्रीन व्हाइट होती है। जी 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 सर एक्चुअली होता है आप मतलब जो जी सर आप ये मतलब पूछना चाह रहे हैं कि आप बता रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ आप? बता रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है सर, बहुत अच्छा सर। जी जी थैंक यू सो मच सर। तो बस हम ये जानना चाहते हैं कि थोड़ा सा इसमें और क्या कंसंट्रेट करने की आवश्यकता है। सर इसी को ये आप राइट वे में जा रहा। नहीं हाँ सर, ये राइट जी। एक्चुअली क्या होता है कि जब हमारा आज्ञा चक्र एक्टिवेशन में होता है ना, जब हम बहुत ध्यान लगाते हैं तो यहाँ पे हमें ऑटोमेटिकली लाइट ही दिखती है और वही लाइट धीरे 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 बड़ी होती जाती है। वो प्रकाश का छोटा गोला दिखेगा, फिर वो थोड़ा बड़ा होगा, उसका कलर चेंज होता रहता है और फिर वो इतना बड़ा आपको जी प्रकाश दिखने लगेगा कि वो अनलिमिटेड दिखेगा आपको, उसका कोई सोर्स नहीं दिखेगा, बस आपको, आप अपनी आंखें बंद करेंगे और आपको लगेगा हाँ सिर्फ और सिर्फ प्रकाश है। तो ये अगर आपको जी। ऐसा महसूस हो रहा है, इसका मतलब कि आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेशन में है और आप बहुत सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ओके थैंक यू जी मैम। जी थैंक यू सर। और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे तो? जी जी प्रदीप सर, हाँ जी सर नमस्ते। हाँ जी, हाँ जी। जी ओके मैडम, एक सेकंड में अनम्यूट करता हूँ। सर आप अनम्यूट हो गए। ओके ओके ओके, थैंक यू मैडम। हमने कहीं ये पढ़ा था कि मेडिटेशन जब आप करते हैं इस तरह का, तो उसमें आंखें कुछ आधी खुली रहनी चाहिए या बंद रहनी चाहिए, आगे खुली रहनी चाहिए, इस बारे में क्या एग्जैक्ट क्या करना चाहिए? सर आंखें अगर आप आधी खुली रखेंगे तो फिर आप मतलब कुछ ऐसे ड्रॉ नहीं कर पाएंगे ना, फिर क्योंकि चीजें आपको दिख रही होंगी। आप कहीं उसकी तो बात नहीं कर रहे कि जब हम अपनी सारी दोनों आंखों की पुतली को यहाँ पे फोकस हाँ, कर। आप बिल्कुल बिल्कुल, जब आप बिल्कुल सेंटर में आप उसको सेंट्रलाइज कर लेते हैं हाँ अपने हाँ देखने को, और तो कुछ जी आंखें जी आधी खुली रखते, मैंने कुछ हाँ 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 कुछ जगह पढ़ा था ये। जस्ट आई सर वांट टू वो कंफर्म अलग कि ये टेक्निक सच्ची होती है। है, वो अलग टेक्निक होती है। हाँ ओके वो अलग टेक्निक होती है, उसको ओके शायद ओके, बहुत सांभवी बोलते हैं, उसको सांभवी मुद्रा बोलते हैं। ओके ओके। हाँ वो सर अलग मतलब अब सर मेडिटेशन करने की तो बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, मैंने तो ये ओके बहुत सिंपल सी बताई कि कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है। आप ऑफिस में बैठे हैं तो भी आप कर सकते हैं, आपको कोई बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं या कुछ बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं। नहीं नहीं, इट वाज वेरी रिलैक्सिंग, बहुत अच्छा थैंक यू सर। ओके। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। अब हम आगे बढ़ते हैं और जी हमने मेडिटेशन कर लिया, हम रिलैक्स हो गए, तो अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और हम रेकी को जानते हैं कि रेकी क्या है। हाँ तो अब रेकी क्या है, हमने प्राण जान लिया कि प्राण क्या होता है, प्राणा इतना जरूरी क्यों होता है। अब हम रेकी को जानते हैं। आपने जो शब्द है रेकी, इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ये जापानीज शब्द है, ये हिंदी शब्द नहीं है। हिंदी में भी एक रिक्की शब्द होता है जिसका मतलब होता है किसी भी एरिया का इंस्पेक्शन करना या जायजा लेना, तो वो ये नहीं होता है, ये जापानीज वर्ड है। इसका ये दो शब्दों से बना है, रे और की, जिसमें रे का मतलब होता है यूनिवर्सल, स्पिरिचुअल, ओमनी प्रेजेंट, कॉस्मिक, और की का मतलब होता है एनर्जी यानी कि शक्ति, जिसको हम प्राणा भी बोलते हैं, हम ची भी बोलते हैं, हम ऊर्जा भी बोलते हैं, हम वाइटल फोर्स एनर्जी भी बोलते हैं, हम कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो भी हमने बात की थी प्राणा की, वो यही प्राणा है जो रेकी का एक पार्ट है। अब रेकी का मतलब एज अ होल क्या हो गया? स्पिरिचुअल लाइफ फोर्स, मीन्स यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी, एक ऐसी एनर्जी जो कि हर जगह हो, जो सर्वव्यापी हो। ठीक है, तो रेकी में दो चीजें आ जाती हैं, एक तो आपके अंदर ऑलरेडी एक प्राण ऊर्जा है
जिसको हम मेडिटेशन या योगा के माध्यम से साध सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज रेकी में ये आ जाती है कि हम रेकी में एक चैनल बन जाते हैं इस यूनिवर्सल एनर्जी के। ये जो यूनिवर्सल प्राणा है, एक ये जो प्राणा है जो सर्वव्यापी है, इस यूनिवर्सल प्राणा के हम चैनल बन जाते हैं। तो हम जब भी चाहें, जब हम रेकी चैनल बन जाते हैं तो हम इस यूनिवर्सल एनर्जी को यूज कर सकते हैं। जैसे हम अगर बात करें तो हम अगर योगा की बात करें या हम प्राणायाम की बात करें तो वहां पे हम क्या कर रहे होते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर जो प्राणा है, हमारा जो प्राणा है, हम उसे साधते हैं, हम उसे बढ़ाते हैं, ठीक है। हम बाहर की यूनिवर्सल एनर्जी को अपनी तरफ नहीं चैनलाइज करते। पर रेकी में क्या होता है, हम अपने प्राणा को भी फोकस करते हैं, उसके साथ साथ हम यूनिवर्सल एनर्जी को भी चैनलाइज करते हैं। ये जो सर्वव्यापी एनर्जी है, ये जो हमारे आसपास है, ये जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, हम उसको चैनलाइज करके और अपने बॉडी के थ्रू फ्लो करवा सकते हैं। तो रेकी में ये एक एडिशन है फ्रॉम योगा एंड मेडिटेशन, ठीक है। तो मेडिटेशन से भी वो चीजें अचीव की जा सकती है, बट उसमें टाइम लगता है। अब रेकी में रेकी का आप ये समझ लीजिए कि रेकी का बेनिफिट यही है कि जब आपका रेकी का शक्तिपात हो जाता है तो आप ऑटोमेटिक चैनल बन जाते हैं। आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको कोई बहुत ज्यादा मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है रेकी चैनल बनने के लिए, क्योंकि वहां पे आपको एक रेकी मास्टर शक्तिपात देता है, आपको चैनल बना देता है। फिर आपको बस अपना रेकी का अभ्यास करना होता है। अपने अंदर की एक प्राणवायु, जो आपकी ऊर्जा जो छुपी बैठी है, जो लेटेंट है, जो एक्टिव नहीं है, उसको आपको एक्टिवेट करना होता है, उसको जगाना होता है। और उस प्रैक्टिस के साथ साथ आप कैसे उस यूनिवर्सल एनर्जी के परफेक्ट चैनल बने, आप वो उस प्रैक्टिस के दौरान सीखते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो यूनिवर्सल एनर्जी है वो अनलिमिटेड है। तो आप अगर उसके चैनल बनना चाहते हैं तो आपकी बॉडी में भी उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप उस एनर्जी को अपने अंदर ले सकें, अपने थ्रू फ्लो करवा सकें। हर किसी के अंदर वो फ्लो नहीं होगी। क्यों? अगर आपकी बॉडी में वो कैपेसिटी ही नहीं है उस एनर्जी का इनफ्लो लेने की, उस एनर्जी को अपने अंदर लेने की, तो आपके थ्रू वो फ्लो नहीं होगी। क्योंकि रेकी को बोलते हैं कि वो गॉड्स कॉन्शियसनेस है, उसमें खुद में एक कॉन्शियसनेस है। वो तभी फ्लो होती है जब वो देखती है कि हाँ ये चैनल परफेक्ट है, अब इसके थ्रू मैं फ्लो हो सकती हूँ, और वो उसी तरीके से गाइड भी करती है, ठीक है। इसीलिए रेकी का मतलब होता है एक सर्वव्यापी ऊर्जा, ठीक है, एक ऐसी ऊर्जा जो कि सर्वव्यापी है और हम उसको कभी भी अपने बॉडी के थ्रू फ्लो करवा सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब रेकी का ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ? देखिए, रेकी एक हीलिंग टेक्निक है, बेसिकली जापान की एक हीलिंग टेक्निक है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हम यही करते हैं कि हम इस प्राणवायु ऊर्जा को, इस सर्वव्यापी ऊर्जा को अपनी बॉडी के थ्रू फ्लो करवाते हैं, और जब ये हमारे हाथों से फ्लो होती है तो हम इसको जहां भी चाहें वहां फोकस कर सकते हैं। हम अपने शरीर के लिए भी यूज कर सकते हैं, हम इसको किसी और पे भी फोकस कर सकते हैं, हम इसको दूर से भी फोकस करके दूर से भी भेज सकते हैं, ठीक है। और खाली हीलिंग हाथों से नहीं होती, हीलिंग होती है हमारी आंखों से। हम अगर आंखों से भी किसी को एनर्जी सेंड करना चाहें तो हम कर सकते हैं। हम अपने थर्ड आई से भी किसी को भी एनर्जी सेंड कर सकते हैं। थर्ड आई से हम टेलीपैथी कर सकते हैं, बहुत अच्छी। और इसके साथ साथ हमारे ऑरा से, क्योंकि आपने कुछ देखा, आपने बहुत बार महसूस किया होगा कि अगर आप लोग कुछ लोगों के सराउंडिंग में आते हैं जो बहुत पॉजिटिव हैं, जो बहुत स्पिरिचुअल हैं, जनरली आप आध्यात्मिक गुरुज के सराउंड में आएंगे, उनके अराउंड आते हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उनके ऑरा में हीलिंग प्रोसेस है, हीलिंग एनर्जी है। उनका ऑरा हर चीज हील करता रहता है परमानेंटली, उनके ऑरा से हर चीज, उनके आसपास की सब हील होती रहती है, ठीक है। तो हीलिंग आपके हाथों से, आपके थर्ड आई से, आपकी आईज से, आपकी ऑरा से होती रहती है, ठीक है। हीलिंग आपकी वॉइस से भी होती है। कुछ लोग आपकी आवाज सुनते हैं, उनको बहुत अच्छा महसूस होता है। तो हीलिंग हर मतलब हीलिंग के बहुत सारे टेक्निक्स हैं, बहुत सारे माध्यम हैं, ठीक है। तो हीलिंग हमारे वेदों में मेंशन्ड है। वेदों में हाथ वाली जो है, जो हम रेकी में यूज करते हैं वो है, जिसमें लिखा है अयम में हस्तो भगवान, अयम में भगवत तरह, अयम में विश्व भेषजो, अयम शिवाभिमर्शनम।
इसका मतलब कि जो मेरे हाथ हैं वो ईश्वर के समान हैं और इन हाथों में औषधीय शक्ति है और ये स्पर्श शिव समान है, बहुत महान है। ठीक है, इसका मतलब कि हमारे योगियों को, हमारे ऋषि मुनियों को ये टेक्निक के बारे में ऑलरेडी पता था। उनको पता था कि हाँ, हमारे अंदर ऐसी शक्ति है जिसको अगर हम जागृत कर लें, जिसको हम यूज करना सीख जाएं, तो हम अपने आप को किसी भी बीमारी से स्वयं खुद ही हील कर सकते हैं, क्योंकि हमारे हाथों में औषधीय शक्ति है। ठीक है, अब इसी का यूज सबसे पहले गौतम बुद्ध, वैसे तो उसका यूज बहुत लोगों ने किया है। आपने देखा होगा जीसस क्राइस्ट की फोटो हील करते हुए, आपने देखा होगा साईं बाबा को हील करते हुए, बट जो हमारा रेकी है वो कहाँ से आया, हम उसकी बात करते हैं। तो डॉक्टर मिकाओ उशुई जिन्होंने रेकी को रीडिस्कवर किया, ठीक है, रेकी एज अ टेक्निक जो है उसको डॉक्टर मिकाओ उशुई ने रीडिस्कवर किया। रीडिस्कवर इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्होंने जहाँ से सीखा है वो उनके बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स से सीखा है। और जब गौतम बुद्ध अपने डिसाइपल्स के साथ जंगल में गए थे तो वहां पे उन्होंने अपने डिसाइपल्स को ये टेक्निक सिखाई थी, जिस टेक्निक के माध्यम से उनके जो शिष्य थे वो अपने आप को हील कर सकते थे, क्योंकि वहां पे वैद्य वगैरह उपलब्ध नहीं थे। तो डॉक्टर मिकाओ उशुई क्योंकि एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे, वो अपने बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स पढ़ते थे और उन्होंने वहां से ये टेक्निक सीखी। ठीक है, ऐसा भी बोलते हैं कि वो इंडिया आए, यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे वेद, मतलब हमारे जो वेद हैं उनका अध्ययन किया बहुत टाइम, और फिर वो वापस जापान गए और वहां पे फिर उन्होंने 21 दिन का मेडिटेशन किया, फास्टिंग किया माउंट कुरूपा में बैठकर। और वहां पे जब उन्होंने फास्टिंग और मेडिटेशन किया तब उनको सेल्फ रियलाइजेशन हुआ और उन्होंने अपने अंदर की ये शक्ति को जागृत किया। ना ही उन्होंने अपने अंदर इस हीलिंग पावर को जागृत किया, पर उन्होंने ये टेक्निक बनाई जिसके माध्यम से कोई भी इंसान अपने अंदर की शक्ति को जागृत कर सकता है। और उन्होंने फिर इसीलिए उन्होंने अपने डिसाइपल्स बनाए, उन्होंने उनको रेकी मास्टर्स बोला, उन्होंने उनको रेकी चैनल बनाया, उनको रेकी सिखाई ताकि वो आगे लोगों को सिखा सकें। इसी तरीके से ये ट्रेडिशन नीचे नीचे उतरता गया। ठीक है, डॉक्टर मिकाओ उशुई के बाद डॉक्टर चिरिजो हयाशी आए। डॉक्टर चिरिजो हयाशी के बाद मैडम टकाटा थी जो रिस्पॉन्सिबल थी रेकी को वेस्टर्न कंट्री में इंट्रोड्यूस कराने के लिए और इंडिया में भी, क्योंकि मैडम टकाटा का ही लीनियज इंडिया में आया है। ठीक है, तो ये क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा से सिखाया जाता है इसलिए यहाँ पे एक लीनियज चलता है, एक, क्योंकि आप अगर रेकी सीखते हैं जिनसे भी, आप उनके नाम से जाने जाएंगे, आपको जो सर्टिफिकेट है वो आपको आपके गुरु का मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये गुरु शिष्य परंपरा से सिखाया जाता है। यहाँ पे कोई एक गवर्निंग बॉडी नहीं है, बल्कि ये ऐसे ही ये पद्धति चलती आ रही है। आप आज रेकी चैनल बन जाएंगे, आप रेकी मास्टर बन जाएंगे, कल को अगर आप सिखाएंगे तो आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो आपके नाम से जाने जाएंगे। ठीक है, सो इस तरीके से रेकी आगे बढ़ती गई और पूरी दुनिया इसका फायदा उठा रही है और हम भी। तो रेकी, अब यहाँ जानते हैं कि रेकी कैसे सिखाया जाता है। रेकी गुरु शिष्य परंपरा से सिखाया जाता है, जैसे कि मैंने बताया, और उस गुरु शिष्य परंपरा को बोलते हैं, मीन्स उस प्रोसेस को बोलते हैं शक्तिपात, यानी कि अट्यूनमेंट। ठीक है, शक्तिपात के दौरान क्या होता है, एक रेकी मास्टर आपको रेकी चैनल बनाता है। आपके अंदर जो चक्रास हैं, 7 मेजर चक्रास, उनको क्लीन किया जाता है। आपके अंदर रेकी सिंबल्स डाले जाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मास्टर अपने डिसाइपल को सिखा रहे हैं, तो यहाँ पे मास्टर जो है वो उनके अंदर रेकी सिंबल्स इंस्टॉल कर रहे हैं, क्योंकि जब वो रेकी सिंबल्स डालेंगे तो ये जो है वो रेकी चैनल बन जाएंगी। और फिर जब ये रेकी चैनल बन जाएंगी तो इनको किसी भी तरीके का ध्यान या मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं है अपने अंदर की शक्ति को जगाने के लिए। इनको बस इतना बोलना है, हे रेकी शक्ति मेरे हाथों से बहो बहो बहो, और वो शक्ति उनके हाथों से बहने लगेगी। तो ये फायदा होता है रेकी अट्यूनमेंट का। जब आप अट्यून्ड होते हैं, जब आप रेकी चैनल होते हैं, तब आपको किसी भी तरीके की मेहनत नहीं करनी पड़ती, आपको कोई ध्यान धारणा नहीं करनी पड़ती बहुत टाइम तक, और आप तुरंत रेकी चैनल बन के तुरंत रेकी शक्ति को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो और इसी तरीके से रेकी सिखाया भी जाता है।
तो अब रेकी से क्या क्या ठीक हो सकता है? बहुत लोगों के क्वेश्चन आते हैं, क्या मेरी कोई बीमारी ठीक हो सकती है, क्या मेरी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक हो सकती है, क्या मेरे रिलेशनशिप इश्यूज ठीक हो सकते हैं? तो आप ये समझिए, आप अगर इसको ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखिए तो हमारे जीवन में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होती है वो इसलिए होती है क्योंकि जीवन के उस एस्पेक्ट में एनर्जी का फ्लो डिस्टर्ब होता है, ठीक है। अगर हमारे शरीर में प्रॉब्लम है यानी कि उस जगह पे सेल्स जो हैं वो ठीक से एनर्जी रिसीव नहीं कर रहे, वहां पे एनर्जी का फ्लो प्रॉपर नहीं है, इसलिए वो सेल ठीक से काम नहीं कर रहे और इसलिए आप बीमार हैं। तो जब आपको आपके उन सेल्स को एनर्जी ठीक से मिलने लगेगी, आपके वो सेल्स ठीक से काम करने लगेंगे तो आप वापस से स्वस्थ हो जाएंगे, ठीक है। अगर कोई रिलेशनशिप इशू है वहां पे भी सेम कॉन्सेप्ट होता है कि आप दोनों के बीच की एनर्जी लेवल मैच नहीं कर रही है, वो डिस्टर्ब है। जब आपका कोई फाइनेंशियल इशू है वहां पे भी यही कॉन्सेप्ट होता है कि आपके और आपके फाइनेंसेस में आपका थिंकिंग प्रोसेस या कुछ भी वो मैच नहीं कर रहा है, वहां पे भी एनर्जी लेवल गड़बड़ है, ठीक है। तो हमारे लाइफ में कुछ भी हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम है, वो एनर्जी के डेफिशिएंसी, एनर्जी के गड़बड़ होने के वजह से होता है, यानी कि प्राणा के डिस्टर्बेंस। जब हम अपने लाइफ में इस प्राणा के डिस्टरप्शन को ठीक कर लेते हैं और इस फ्लो को बराबर कर लेते हैं, तब हम अपने लाइफ में कुछ भी ठीक कर सकते हैं रेकी के माध्यम से, ठीक है। तो जहाँ पे प्रॉब्लम का कारण है कि एनर्जी ठीक से काम नहीं कर रही, तो यानी कि वहाँ का सोल्यूशन क्या होगा? अगर हम वहाँ पे एनर्जी प्रॉपर सप्लाई कर दें तो वो काम ठीक हो जाएगा। तो यही इन शॉर्ट हम रेकी में करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो, चाहे आपका हेल्थ इशू हो, चाहे फाइनेंशियल इशू हो, चाहे रिलेशनशिप इशू हो, हम वहाँ पे एनर्जी फोकस कर देते हैं और धीरे धीरे वहाँ की हीलिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब क्योंकि ये हीलिंग प्रोसेस है तो ये थोड़ा थोड़ा टाइम लेती है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो शायद बीच में ये हमने कर लिया। हाँ, अब बेनिफिट्स जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत ऑब्वियस सी बात है क्योंकि हम यहाँ रेकी चैनल बन जाते हैं। हम इस यूनिवर्सल एनर्जी को जब समन करते हैं तो हम धीरे धीरे उस यूनिवर्सल एनर्जी के साथ एक होने लगते हैं, उस परम तत्व के साथ एक होने लगते हैं। उस आप कुछ भी बोल लीजिए, आप उनको गॉड बोल लीजिए, आप जो भी बोलना है उनको बोल लीजिए। आपको अगर वो उस सेंस में नहीं बोलना, आप साइंटिफिकली आप एनर्जी के फॉर्म में बोल लीजिए कि उस सुप्रीम एनर्जी के, उस जो सोर्स है एनर्जी का, उसके साथ हम एक होने लगते हैं। और जब हम उनके साथ एक होने लगते हैं तो हमें अपने एग्जिस्टेंस का मतलब समझ आता है कि हम एक्चुअली में कौन हैं, हम क्यों हैं, हमारा पर्पस क्या है, ठीक है। उसके बाद हम किसी भी तरीके की फिजिकल प्रॉब्लम को हील कर सकते हैं, हम मेंटल इश्यूज को बहुत आराम से हील करते हैं, हम इमोशनल इश्यूज को करते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज, हम किसी भी प्रॉब्लम को रेकी से हील कर सकते हैं। बस आपको भरोसा रखना है, आपको पेशेंस रखना है और आपकी हर प्रॉब्लम, हर तकलीफ रेकी से ठीक हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर मैं शॉर्ट में बता दे रही हूँ कि मैं रेकी लेवल 1, क्योंकि रेकी के 5 लेवल होते हैं, आपको अगर स्टार्ट करना है, अगर आप बिगिनर हैं तो आपको लेवल 1 से स्टार्ट करना होगा। अगर आप लेवल 1 से स्टार्ट करते हैं और आप मुझसे सीखते हैं तो आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं, मैं बहुत फटाफट आपको एक बार बता देती हूँ कि आपको सबसे पहले 1-on-1 डिस्टेंस अट्यूनमेंट दूंगी, क्योंकि आपने अभी जस्ट जाना कि रेकी को सीखने के लिए शक्तिपात बहुत मैंडेटरी है, इसलिए आपका 1-on-1 डिस्टेंस शक्तिपात होता है, ठीक है। उसके लिए हम पहले से ही टाइम फिक्स करके रखते हैं कि इतने बजे आपका शक्तिपात होगा और उसका प्रोसीजर जब अगर कोई लेगा तो मैं उनको एक्सप्लेन करूंगी। उसके बाद आपको मेरे वीडियो कोर्सेज मिलते हैं कि वीडियो कोर्सेज में आपको काफी सारी जानकारी मिलती है, रेकी का इंट्रोडक्शन, पानी कैसे चार्ज करते हैं, हमारे बॉडी का एनर्जी सिस्टम, चक्रास, नाड़ी, ऑरा स्कैनिंग। एक से पूछ रहे थे कि ऑरा स्कैनिंग कैसे करते हैं। ऑरा स्कैनिंग सीखने के लिए आपको सबसे पहले ऑरा जानना पड़ेगा, ऑरा क्या होता है, ऑरा क्लींजिंग कैसे करते हैं, और आपके हाथों में एक सेंसेशन होनी चाहिए, आपके हाथों में एक एक्टिविटी होनी चाहिए, आपके पाम के चक्र एक्टिवेटेड होने चाहिए ऑरा को स्कैन करने के लिए। जब तक कि आपके पाम चक्र एक्टिवेटेड नहीं है, यहाँ पे सेंसेशन नहीं है, तब तक आप ऑरा स्कैन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि ऑरा स्कैन करने का लॉजिक क्या होता है, आप अपने हाथों से शक्ति भेज रहे हैं, ठीक है, आपके हाथों से एनर्जी निकल रही है। यहाँ पे अगर कोई ब्लॉकेज है
तो वो क्या करेगा, उस शक्ति को मतलब आप वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये एरिया एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, यानी कि यहाँ ब्लॉकेज है, ठीक है। कोई एरिया वीक है तो वो शक्ति को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। तो आपको अपने हाथों के सेंसेशन से पता लग जाएगा कि हाँ ये एरिया एब्जॉर्ब कर रहा है और बहुत तेजी से एब्जॉर्ब कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ज्यादा एनर्जी नीडेड है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सेंसिटिविटी हाथों में डेवलप करनी पड़ती है और स्कैनिंग करने के लिए, जो कि रेकी चैनल्स में होती है। तो उसके बाद हम ऑरा कैसे देखते हैं वो हम सीखते हैं। और ऑरा देखने की जो नॉर्मल टेक्निक होती है वो उसको त्राटक बोलते हैं। त्राटक से हम सीखते हैं कि ऑरा कैसा दिखता है। उसके बाद हम अपनी रेकी सेल्फ हीलिंग करते हैं और मेडिटेशंस कुछ मैं बताती हूँ। और उसके बाद हम दूसरों की हीलिंग भी करते हैं, बट टच हीलिंग करते हैं लेवल 1 पे, ठीक है। उसके बाद आपको मेरे हीलिंग के ऑडियोज मिलेंगे, रेकी लेवल 1 गाइड मिलेगा। मेरे 2 ग्रुप्स हैं, लाइफस्टाइल हीलर हब, गोल मैनिफेस्टेशन हब। गोल मैनिफेस्टेशन हब में बेसिकली मैं यही बताती हूँ कि किस तरीके से आप अपने किसी भी गोल को एनर्जी सेंड कर सकते हैं, क्योंकि अभी जस्ट हमने जाना कि कहीं पे भी एनर्जी का ब्लॉकेज होता है तभी हमारे लाइफ में प्रॉब्लम आती है। तो हम अपने फाइनेंशियल एस्पेक्ट, अपने रिलेशनशिप एस्पेक्ट, अपने हेल्थ एस्पेक्ट पे एनर्जी किस तरीके से फोकस करें, किस तरीके से सेंड करें ताकि वहां पे बराबर एनर्जी जाए और वो हमारा एरिया हील होने लगे, ये मैं बताती हूँ, ठीक। उसके साथ साथ हमारे मीटअप्स होते रहते हैं। तो अगर कोई इंटरेस्टेड हो सीखने में तो आप इस वेबिनार के बाद मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। नाउ आई एम ओपन फॉर क्वेश्चंस। और अब आप अपने क्वेश्चंस, अगर आपको कोई डाउट है या कोई कुछ क्वेश्चन है किसी भी चीज से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। किसी को कोई क्वेश्चन रेकी से रिलेटेड? जी भानु सर। Hi Shefali, how's you? Jai Shri Krishna. जी जय श्री कृष्ण। I'm good, I'm good. Yes, my question was this कि आपने भी बोला इसमें कि त्राटक is needed for that. मैंने अभी इन दिनों किसी बुक में पढ़ा था कि त्राटक के लिए बंदे की दोनों आईज प्रॉपर काम करना चाहिए। Is it true? हाँ सर, क्योंकि त्राटक सर एक्चुअली बेसिकली हम इसमें प्योर वो नहीं करते। अगर आप तो सर आप तो मेरे से जुड़े हुए हैं, आपने देखा होगा कि मैंने जब ऑरा सीन वाली एक्टिविटी करवाई थी तो मैंने आपको एक वाइट कलर का वो भेजा था फोटो जिसमें एक ब्लैक कलर का डॉट था, है ना। और मैंने बोला था कि आप उस ब्लैक डॉट पे फोकस करिए। याद है आपको सर? भानु सर आपको याद है? जी 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 मुझे याद है जी जी। पर हाँ तो सर यहाँ पे क्या है कि मेन हमारा फोकस जरूरी है, क्योंकि हम अगर अपने हाथ का ऑरा भी देखते जाएंगे हमें कंसंट्रेशन मस्ट है कि हम एक्चुअली कैसे देखते हैं, हम अपने दोनों हाथ पहले अपने हाथों को वाइट बैकग्राउंड पे रखते हैं हम, फिर अपने उस दोनों उंगलियों के बीच में एक ब्लैक कलर का डॉट बनाते हैं और उस ब्लैक डॉट पे फोकस करते हैं। जब हम वहाँ ब्लैक डॉट पे फोकस कर रहे होते हैं तो फिर धीरे धीरे ऑटोमेटिकली ऑरा दिखने लगता है। तो ये बेसिकली हमारा कंसंट्रेशन जितना स्ट्रांग होता है उतना अच्छा हम ऑरा देख पाते हैं। उसके लिए हमें थोड़ा कंसंट्रेशन एक्टिविटी करनी पड़ती है, थोड़ा प्राणायाम करेंगे तो अच्छा रहता है। coming in between. जी जी। हेलो। हाँ, बीच में कुछ डिस्टर्बेंस आ गया था। मैं ये बोल रहा हूँ त्राटक के लिए as you know very well that I have one eyes. अच्छा अच्छा ओके। So in that case will it make any changes? कोई फर्क पड़ेगा? Because मैंने उसमें पढ़ा था त्राटक के लिए दोनों आईज आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। सर इसका मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है कि आपकी एक आईज से नहीं हो सकता। आप अगर मुझे जहाँ पे ये पढ़ा है आपने वो आप एक बार सेंड करें तो हो सकता है उसमें रीजन दिया होगा, तो फिर मैं उसको पढ़ के जान पाऊँ कि ऐसा क्यों लिखा है। रीजन नहीं, ये उसमें आता है ना कई बार वन लाइन मैसेज जो आते हैं उसके अंदर देखा था मैंने। मैं ये आपको सर्च करके बता दूंगी, ठीक है। क्योंकि ऐसा इसलिए बिकॉज जब भी मैं करता हूँ तो एज आई सेड यू अर्लियर ड्यूरिंग माय टेलीफोन कॉल्स कि मुझे इस पर्टिकुलर लॉक पे ऐसा लगता है कि ये फटने वाला है। अब और मैं वो किसी दिन फटे
वो आपकी थर्ड आई एक्टिवेशन का सिग्नल है सर। ठीक है जी। और किसी का कोई क्वेश्चन जी? त्राटक के केस में एक आई से नहीं हो सकता, ज्यादा मेहनत करूं मैं, ये थोड़ा सा मेरे को कंक्लूड करके बताना आप प्लीज। क्या चीज? त्राटक के केस में अगर मान लो आइस चैलेंज है तो आई हैव वन, तो मैं उस केस में ज्यादा मेहनत कर सकता हूँ। ओके ठीक है, आप एक काम करिए ना, आप जो ऑरा स्कैनिंग, जो ऑरा वाला हमने एक्टिविटी किया था, आप उसको एक्टिविटी को करके देखिए, आप देखिए आपको दिखता है कि नहीं। दिस वन फॉर द आइस, ऑरा आइस का ऑरा चेक करके देखूं ना। आइस का नहीं। चलिए मैं आपसे ये चीज मैं आपको सेपरेटली बताऊंगी, ठीक है? ओके फेयर एनफ, कंटिन्यू। थैंक यू। वेलकम। और किसी का कोई क्वेश्चन? I have one question. जी सर। See, I have one request and one question. जी बोलिए। Request is while giving instruction can be scrolled under this screen. Sir, actually, you are not audible. I'm not able to hear you properly. Can you write your question? Sir, you are not audible to me. मैम मैं कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ जी सर पूछिए। जी मैम मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे मैं फर्स्ट लेवल में हूँ, लगभग एक महीना हुआ है। सबसे मतलब मेरा क्वेश्चन ये सभी से है जो फर्स्ट लेवल में ये आगे चलते हैं, मतलब आफ्टर शक्तिपात के बाद मतलब ये आपको कैसा ये कैसे पता चलेगा कि हाँ आपका एनर्जी फ्लो हो रहा है? कैसा फीलिंग कैसी रहती है? सर रेकी का जो एनर्जी फ्लो है वो जनरली गर्माहट के फॉर्म में महसूस होता है। बहुत इनिशियल वाला बता रही हूँ। गर्माहट हाथों में गर्माहट। नहीं नॉर्मली मैम मेरे कहना मतलब है जो हम हाथों को एक दूसरे से महरब करते हैं तो नॉर्मली जो गर्माहट होती है वो तो होती है। नहीं, तो हम कोई भी चीज को रब करेंगे तो जब आप हाथों को अपने बॉडी पार्ट से टच करते हैं आपको एक्स्ट्रा गर्माहट महसूस होती है जब आप रेकी चैनल होते हैं। अच्छा, आपको पता लग जाता है कि ये नॉर्मल गर्माहट नहीं है। एक नॉर्मल गर्माहट होती है वो तो ऑब्वियस सी बात है, हमारी बॉडी की हीट होती है, बट जब आप रेकी करते हैं तो आपको महसूस होता है कि वो हीट बिल्कुल अंदर तक गई है। आपने जैसे अपनी आंखों में रखा है या अपने हार्ट पे रखा है, हार्ट पे बहुत जल्दी महसूस होता है। हार्ट पे रख के देखिएगा, ठीक है? आपको लगता है कि वो गर्माहट बिल्कुल अंदर भीतर तक प्रवेश करके, और आप जैसे हाथ भी हटा लेंगे बहुत देर तक वो गर्माहट बनेगी। अच्छा, ठीक है? मतलब वो फीलिंग रहेगी जो ज्यादा हीट, जो अपन को गर्माहट ज्यादा महसूस होगी जी। और बाकी हाथों में सेंसेशंस होते हैं, यहाँ पे हथेलियों में, यहाँ पे सेंसेशन होता है, आपके पैरों के तलवों पे होता है। अच्छा, हेलो जी हेलो। हाँ जी सर बताएं। हेलो जी सर, कौन बोल रहे हैं? हेलो, कैन यू हियर मी? यस सर। I have one request and one question. Yes sir, please go ahead. My request is, while giving instructions, is it possible to scroll in English? In English, actually sir, most of my viewers are Hindi, so they understand Hindi, so I try to use some words of English, but I cannot give the complete instructions in English. No, that's not what I mean. Just scrolling, giving the details in English under this screen. Is it possible? Sir, see, while we see cinemas, the other language. Okay. You want subtitles in English? Yeah. Sir, actually, this is a live video, so I cannot add subtitles to a live video.
If I have a recorded video, then subtitles can be added in English. But in a live video, it's not possible to add subtitles. Okay, okay, thank you. My question is, in Reiki you have seen written water charging. Can you explain what water charging? Water charging. So water charging, you can find my video on YouTube on water charging. There is a video, separate video on YouTube. You can find it. Okay, okay. Thank you. Thank you, sir. किसी को कोई और क्वेश्चन? मैम को हम कंफर्म में जानकारी नहीं है, त्राटक का सही रूल कैसे क्या है, उसको इंस्ट्रक्शंस का क्या, इसके बारे में कोई गाइडेंस आपको मिल सकता है त्राटक के बारे में? सर अभी हम त्राटक के बारे में बात नहीं कर रहे, अभी हम रेकी के बारे में बात कर रहे हैं। सर अगर आपका कोई क्वेश्चन है रेकी के बारे में तो आप रेकी के बारे में पूछिए। अभी तो जितने क्वेश्चन थे वो सब पटअप हो गए हैं, बस एक क्वेश्चन था। ओके मैम। बाकी जो भी है आपने जो पूछा है वो आप मुझे पिंग कीजिएगा व्हाट्सएप पे, मैं आपको सेंड कर दूंगी। ओके 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 मैम। और किसी का कोई क्वेश्चन? आई गेस किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। सो थैंक यू सो मच। वी मस्ट वाइन। अच्छा ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। अगर आप में से कोई रेकी लेवल 1 स्टार्ट करना चाहें तो आप मुझे पर्सनली so I will send you the details of enrolling into my Reiki level 1 course. And thank you so much everyone for joining in. Have a great day. Reiki bless you all. Thank you.